हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2 और इस पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे जनसंख्या से जुड़ी हुई बात, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होते हैं, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण कैसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इसकी विधियों के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम आपको बता चुके हैं कि यौन संचारित रोग क्या होते हैं और उनके उपचार के बारे में। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या के बारे में यानी कि पॉपुलेशन। जनसंख्या जैसे कि शब्द से लग रहा है जनसंख्या, जन मतलब होता है लोग, यानी लोगों की संख्या। किसी एक राज्य में या किसी एक देश में या पूरे विश्व में टोटल जो लोगों की संख्या है उसे बोलते हैं जनसंख्या। अब हम अपने भारत की बात कर लेते हैं कि भारत की जनसंख्या किस प्रकार लगातार बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद इसके जो वृद्धि के कारण है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 300 साल वर्ष पूर्व जो भारत की जनसंख्या थी वो लगभग 10 से 14 करोड़ थी। ठीक है, और 1947 में यानी जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। और आज की डेट में यानी कि हम 2020 में हैं और 2020 की बात करें तो लगभग जनसंख्या 135 करोड़ पहुंच चुकी है। तो आप देखिए कि लगातार जनसंख्या किस प्रकार बढ़ रही है। 10 से 14 करोड़ 300 वर्ष पूर्व, 1947 में 35 करोड़, 2011 में 121 करोड़ और 2020 में 135 करोड़। तो आप देखिए भारत की जनसंख्या किस प्रकार लगातार बढ़ रही है। और अगर जब जनसंख्या बढ़ती है तो हमारे भोजन में यानी कि पालन पोषण में, शिक्षा में, चिकित्सा में, रोजगार में, हर तरफ बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस जो जनसंख्या जो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है मानव स्वास्थ्य में जो सुरक्षा है, मानव के स्वास्थ्य की सुरक्षा। तथा रोगों से मुक्ति। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब देख लेते हैं यानी कि मानव के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा रोगों से मुक्ति। अब हम दूसरा कारण देख लेते हैं अकाल, प्राकृतिक प्रकोपों तथा महामारियों पर विजय। ये है दूसरा कारण, यानी कि अकाल, प्राकृतिक प्रकोपों और महामारियों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर रहे हैं। उसके अलावा तीसरा है पर्यावरणीय दशाओं को अपने अनुसार या अपने हिसाब से बदलना। ये 3 सबसे मुख्य कारण हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मानव के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा रोगों से मुक्ति। ये सबसे पहला कारण है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्वास्थ्य है, मानव के शरीर का स्वास्थ्य है, अपने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, अगर हम बात करें पहले यानी कि लगभग 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले की बात करें तो विज्ञान इतना तेज़ी से विकसित नहीं हुआ था। यानी कि जगह जगह पर सरकारी अस्पताल नहीं थे, प्राइवेट अस्पताल नहीं थे, उसके अलावा डॉक्टर्स भी इतने नहीं थे कि हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सके। तो उससे क्या होता था कि जो लोग रोग से युक्त होते थे तो क्या होता था कि जब उनको रोग हो जाता था लोगों को, तो रोगों का इलाज संभव नहीं हो पाता था।
लेकिन आज की डेट में क्या है, जगह जगह पर अस्पताल हैं, ठीक है, उचित व्यवस्था है रोगों का उपचार करने के लिए। तो हुआ क्या कि जो हमारा स्वास्थ्य है उसकी सुरक्षा होने लगी और रोगों से हम धीरे धीरे मुक्त होने लगे, यानी रोग हमसे दूर होते चले गए। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मृत्यु दर कम हो गई। मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई। हमारी औसत आयु क्या हो गई, बढ़ गई, औसत आयु बढ़ गई। दूसरा कारण है अकाल, प्राकृतिक प्रकोपों तथा महामारियों पर विजय। अकाल का मतलब क्या है, जैसे सूखा पड़ जाना, है ना, बारिश ना होना या बारिश ज़्यादा हो जाना। उसके अलावा प्राकृतिक प्रकोपों जैसे भूकंप आ जाना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, विज्ञान जितना तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, इस पर हम लगातार विजय प्राप्त कर रहे हैं। उसके अलावा महामारियों पर विजय, जैसे कि अगर हम पहले की बात करें तो बहुत सारी महामारी पूरे विश्व में अब तक आ चुकी हैं। पहले जब विज्ञान विकसित नहीं था तो उस समय डॉक्टर्स भी नहीं थे। जब डॉक्टर्स नहीं थे तो महामारियों पर हम कोई दवा, कोई एंटीडोट नहीं बना पा रहे थे, कोई वैक्सीन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज क्या है, विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि लगातार हम कोई भी महामारी आए, जैसे आजकल क्या चल रहा है, कोरोना। कोरोना एक ऐसा वायरस है, लगातार इसका जो डॉक्टर्स है इसका परीक्षण कर रहे हैं और इसके वैक्सीन तैयार करते हुए चले जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जहां लोगों की मरने की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी वहां लोग कम मर रहे हैं। ये और ये अच्छी बात भी है कि लोगों की सुरक्षा हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार हम महामारियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, पर्यावरणीय दशाओं के अपने अनुसार बदलना, पर्यावरणीय दशाओं को, ठीक है, यानी कि वातावरण को अपने हिसाब से मनुष्य बदल रहा है, ठीक है। और ये 3 सबसे बड़े कारण हैं जनसंख्या वृद्धि से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मृत्यु दर लगातार घट रही है और औसत आयु बढ़ रही है। जब औसत आयु बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर घट रही है। अब जब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो समस्याएं क्या क्या हो रही हैं, भोजन में, वस्त्र में, शिक्षा में, चिकित्सा में और रोजगार में। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है और इसको पूरी तरीके से निराकरण करना असंभव है, ठीक है। तो ये थे जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण की। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी इसको रोका तो नहीं जा सकता है कि जनसंख्या को हम पूरी तरीके से रोक दें, वृद्धि ही ना हो पाए, लेकिन हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण में सबसे पहला पॉइंट है जनन नियंत्रित करके। जनन नियंत्रित करके मृत्यु दर तथा जन्म दर समान करना। इस पॉइंट का मतलब ये है कि लोग कम से कम संभोग करें, जनन को नियंत्रित करें, जिससे मृत्यु दर और जन्म दर दोनों समान हो सकें। जब मृत्यु दर और जन्म दर दोनों समान हो जाएंगी तो जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बाल विवाह पर कड़ी प्रतिबंध। अब जैसे मान लीजिए बाल विवाह, बाल विवाह का मतलब होता है कि छोटी उम्र में लड़के और लड़कियों की शादी करा देना, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं और इससे होता है कि जनसंख्या बढ़ जाती है। तो बाल विवाह की सरकार ने, जो लड़कियां हैं, लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र सरकार ने 21 साल निर्धारित करके रखी है कि इससे पहले अगर आप शादी करोगे तो कानूनन अपराध उसको माना जाएगा। इसके अलावा अगर हम लड़कियों की पहले शादी कर देते हैं, 17 साल में, 16 साल में अगर हम शादी कर देते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। समस्याएं आती हैं कि उस लड़की का, उस माँ का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। जब शारीरिक विकास नहीं हो पाता, उससे जो बच्चा पैदा होता है वो स्वस्थ नहीं हो पाता है, ठीक है। बच्चा भी नहीं स्वस्थ हो पाएगा और लड़की भी यानी माँ भी ठीक से जो है उसका विकास नहीं हो पाएगा, तो समस्या आएगी, ठीक है। इस तरीके से। और तीसरा जो कारण है वो यह है कि शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।
यानी कि जनसंख्या नियंत्रित करने के स्कूलों में, कॉलेजों में इसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, पाठ्यक्रम में इसको रखना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को नियंत्रित कर सकें। ठीक है। उसके अलावा चौथा पॉइंट है परिवार नियोजन के लाभ व उपाय लोगों को बताकर। परिवार नियोजन का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे भी। यहाँ पर परिवार नियोजन के लाभ व उपाय लोगों को बता करके। अब यहाँ पे परिवार नियोजन को किस प्रकार हम बता सकते हैं? शिक्षा में रख करके, यानी उसको व्यवस्था करके, पाठ्यक्रम में शामिल करके इसको हम बता सकते हैं। टीवी के माध्यम में से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से परिवार नियोजन के लाभ और उसके उपाय बता करके जो है हम जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पा सकते हैं। ठीक है। अब ये जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, इसको हम समझ चुके हैं। बाल विवाह को हम समझ चुके हैं। शिक्षा को बढ़ावा देना समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे परिवार नियोजन। परिवार नियोजन होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है, किस प्रकार इसके विधियां हैं परिवार नियोजन की, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। सबसे पहले हम जानेंगे परिवार नियोजन होता क्या है। अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। ठीक है। और स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ रह करके संतानोत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं? संतानोत्पत्ति करते हैं, यानी कि संतान को जन्म देते हैं। अगर कहा जाए एक प्रकार से, तो परिवार, जब एक पति और एक पत्नी संतान को जन्म देते हैं तो उससे एक परिवार बनता है। ठीक है। और परिवार जो होता है मानव जाति की जनसंख्या की इकाई है। यानी कि जनसंख्या जो बनती है, जनसंख्या जो बढ़ती है, वो किससे बनती है? परिवार से बनती है। तो परिवार मानव जाति की जनसंख्या की इकाई है। ठीक है। और परिवार नियोजन को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? परिवारों में संतानोत्पत्ति की दर को नियंत्रित तथा कम करके जनसंख्या की वृद्धि को हम रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसी को परिवार नियोजन कहते हैं। फिर समझिए, परिवारों में संतानोत्पत्ति की दर को नियंत्रित तथा कम करके जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है। परिवार नियोजन का सीधा मतलब है जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रित करना। ठीक है। तो परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है, और यही आप लोगों को समझना भी है। ये बहुत ज़रूरी है। नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है? देखिए, एक परिवार में अगर कम लोग रहते हैं और एक परिवार में अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जो बड़ा परिवार होता है वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो परिवार नियोजन की आवश्यकता, अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है छोटा परिवार, सुखी परिवार। आपने नारा भी सुना होगा, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार। एक और नारा आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो। अब छोटा परिवार सुखी परिवार क्यों कहा गया है?
यानी कि जब परिवार छोटा होता है, परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है, तो परिवार सुखी कैसे होता है। देखिए, जो माता पिता होते हैं, उनके जो संतान होते हैं, उनका पालन पोषण माता पिता के जिम्मे होता है। ठीक है, अगर वो अच्छी इनकम कर रहे होते हैं तो उनके पालन पोषण में, उनके वस्त्र के मिलने में, उनके शिक्षा में, उनकी चिकित्सा में कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है, वहीं एक अगर बड़ा परिवार है, जिस परिवार में एक परिवार में 8 से 10 लोग हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ठीक है, वहाँ पर खाने में, वस्त्र में, उसके चिकित्सा में, स्वास्थ्य में, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको उनसे गुजरना पड़ता है। और जो माता पिता होते हैं वो दिन भर काम करके थके हारे रहते हैं, मानसिक तनाव उनके दिमाग में रहता है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, और वो जनसंख्या यानी कि बाद में भविष्य के लिए एक नागरिक, अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं देश के लिए, और वो बाधक सिद्ध हो जाते हैं। तो स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, इस प्रकार से जो है छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पालन पोषण का व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव। व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव। पहले पॉइंट मैंने बताया छोटा परिवार सुखी परिवार। अब छोटा परिवार सुखी परिवार किस प्रकार से है, उसके पालन पोषण पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं एक ऐसी फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, एक और फैमिली है जिसमें 5 बच्चे हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़ी फैमिली होती है जिसमें 5 बच्चे होते हैं, तो उनके जो माता पिता होते हैं उन 5 बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर कर पाते हैं तो 1 से 2 बच्चों का कर पाते हैं। बाकी जो 3 बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता है, तो उनका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। या फिर अगर हम बात करें, महिला ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही है तो उसके पोषण में यानी उसके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होती चली जा रही है। तो उसका जो बच्चा पैदा हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जन्म से ही उसका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब अगर पालन पोषण उसको ठीक से नहीं मिलेगा बच्चे को, तो उसका मानसिक विकास क्या होगा, ठीक से नहीं होगा। जब मानसिक विकास ठीक से नहीं होगा तो अपने देश के लिए वो अच्छा नागरिक नहीं बन पाएगा और देश के विकास में वो बाधा क्रिएट कर सकता है। वहीं अगर छोटा परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, उन 2 बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे, चाहे वो पालन पोषण के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि उनका पालन पोषण का व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे परिवार नियोजन की विधियों के बारे में। परिवार नियोजन की विधियां, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिससे परिवार की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है गर्भ निरोध। कॉन्ट्रासेप्शन। अब देखिए, किसी किसी बुक में गर्भ निरोधक भी लिखा होगा, है ना, और इसकी इंग्लिश होती है कॉन्ट्रासेप्शन। गर्भ निरोध का मतलब क्या होता है, देखिए, एक माँ गर्भवती कब होती है, जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक दोनों संलयित होते हैं, तो जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है, उससे भ्रूण का विकास होता है, फिर भ्रूण से आगे नए शिशु का विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है गर्भधारण की क्षमता। गर्भधारण इस प्रकार महिलाओं में होती है। अब गर्भ निरोध का मतलब क्या होता है कि गर्भ ना होने देना, यानी कि ज़्यादा बच्चे हम ना पैदा कर सकें, जब चाहें तब गर्भधारण ना करें। ठीक है, ये होता है गर्भधारण। और गर्भधारण में हम आपको विधियां बताएंगे, और विधियों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, बंध्याकरण यानी कि नसबंदी। आप लोगों ने नसबंदी का नाम सुना होगा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, बंध्याकरण या नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन, ये क्या होता है। देखिए, गर्भधारण किस प्रकार होता है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक।
दोनों के मिलने से भ्रूण, भ्रूण से जो है नए बच्चे का जन्म होता है, नए बच्चे का विकास होता है। तो अगर हम नर युग्मक या मादा युग्मक दोनों को ना मिलने दें, दोनों को मिलने ही ना दें, तो क्या होगा? भ्रूण का विकास होगा ही नहीं, यानी जायगोट नहीं बनेगा। जायगोट नहीं बनेगा तो आगे नया संतान ही नहीं बनेगा। तो ये बंध्याकरण यानी नसबंदी होता क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। नसबंदी स्टेरलाइजेशन, नसबंदी जो होता है वो अलग अलग होता है, नर में अलग होता है और पुरुष में अलग होता है। दोनों को हम एक साथ समझेंगे। जैसा कि चैप्टर 3 में हमने नर जनन तंत्र के बारे में बात किया था और मादा जनन तंत्र के बारे में भी बात किया था, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या है? वृषण है, ठीक है। ये क्या है? शिश्न है। अब देखो, वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये वास्ट डिफरेंस है, इसे बोलते हैं शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी बोलते हैं इसको, ठीक है। शुक्रवाहिनी, ये है शुक्रवाहिनी, जहाँ जिसके माध्यम से वृषण से शुक्राणु बन करके शुक्रवाहिनी के माध्यम से शिश्न से होते हुए मादा की योनि में पहुँचते हैं, ठीक है। अब देखिए, वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है और यह है शुक्रवाहिनी। अगर हम इसको यहीं पर कट कर दें, क्या कर दें? इसको हम कट करके यहीं पे बंद कर दें, यानी बांध दें, इसको कट करें और टाइट कर दें, यानी बंद कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण तो होगा, परंतु शुक्रवाहिनी से होते हुए ये शिश्न में नहीं पहुँचेंगे। जब शिश्न में नहीं पहुँचेंगे तो मादा के योनि तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, दोनों तरफ कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं वैसेक्टॉमी। क्या बोलते हैं? वैसेक्टॉमी। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं शुक्रवाहिनी को वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस देखिए यहाँ पे वास्ट डिफरेंस है, इसीलिए इसको कहा गया वैसेक्टॉमी। क्या कहा गया है? वैसेक्टॉमी। इसको याद करने में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर ये ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी महिला में कौन सा होता है, नर में कौन सा होता है। तो यहाँ पर सीधा वास्ट डिफरेंस से आप रिलेट करिए इसको, वास्ट डिफरेंस वैसेक्टॉमी। और वास्ट डिफरेंस किस में होता है? नर में होता है। तो इस प्रकार से हम शुक्रवाहिनी यानी वास्ट डिफरेंस को कट करके बंद कर दें तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण तो होगा, परंतु ये शिश्न के माध्यम से मादा की योनि तक यानी गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे। या गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। अब निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं मादा में किस प्रकार से नसबंदी होता है। जैसा कि हम आपको स्ट्रक्चर बता चुके हैं पहले भी, इस तरीके से ये है गर्भाशय, तो ये क्या है? अंडाशय। ये है योनि और ये है अंडवाहिनी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए, अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है? अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है और ये अंडवाहिनी के माध्यम से एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में पहुंचते हैं। अब योनि के माध्यम से जो शुक्राणु का निर्माण हुआ था वृषण के अंदर, ये इस प्रकार से यहाँ पे आता है, योनि के माध्यम से एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे आता है। तो यहाँ पे होता है निषेचन, और निषेचन के बाद क्या होता है? गर्भाशय में शिशु का पालन। यहाँ पर क्या होता है? गर्भधारण होता है महिला के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भ्रूण बनता है और भ्रूण से आगे शिशु का जन्म होता है। 9 महीने बाद महिला की डिलीवरी होती है, तो वहाँ से शिशु का जन्म होता है। तो होगा क्या? यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया तो वृषण आ ही नहीं, यानी शुक्राणु यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। अगर मान लेते हैं किसी कारणवश नर ने नसबंदी नहीं करवाई है,
क्या नर ने नसबंदी नहीं करवाई है, महिला ने करवाई है। तो महिला में होता कैसे है, अंडाशय से जो अंडवाहिनी निकलती है और अंडवाहिनी को अगर हम कट कर दें, क्या कर दें, कट कर दें और इसको पर यहीं पर क्या कर दें, हम बांध दें, इसको बंद कर दें, तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण तो होगा, परंतु ये एम्ब्युलरी स्टमक जंक्शन पे आ ही नहीं पाएगा। जब आ नहीं पाएगा तो शुक्राणु चाहे जितना है निषेचन होगा ही नहीं। जब निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा, भ्रूण का विकास ही नहीं होगा, तो आगे शिशु का जन्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम जो है परिवार नियोजन कर सकते हैं, यानी जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण को इस प्रकार हम अपना सकते हैं। ठीक है, ये पहला था पॉइंट जिसे हमने क्या कहा, नसबंदी। ठीक है, तो ये महिला और पुरुष दोनों में अलग अलग होता है और अलग अलग तरीके से इसको महिला या पुरुष करवा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है अंतःगर्भाशयी यंत्र, जो इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहे हैं, बाकी आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। दूसरा है अंतःगर्भाशयी यंत्र, इसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो मादा के गर्भाशय में इसको फिट कर दिया जाता है और जब ये फिट हो जाता है तो एक आयंस का श्रावण करते हैं, कुछ आयंस होते हैं उनका श्रावण करते हैं और जैसे ही शुक्राणु उस आयन के पास जाता है वो तुरंत शुक्राणु क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जब शुक्राणु निष्क्रिय हो जाएंगे तो अंडाणु से निषेचित नहीं हो पाएंगे। जब अंडाणु से निषेचन इनका नहीं होगा तो क्या होगा, आगे जायगोट या भ्रूण का विकास होगा ही नहीं, तो गर्भधारण महिला में नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये मादा जनन तंत्र है। ठीक है, ये क्या है, गर्भाशय है, यानी कि यूटेरस। ये फिम्बरी है और फिम्बरी जुड़ा हुआ क्या है, अंडाशय है। ये है योनि, ये है अंडाशय, ये है अंडवाहिनी। मान लीजिए महिला ने नसबंदी नहीं करवाया है, क्या नसबंदी नहीं करवाया है, तो एक अंतःगर्भाशय यंत्र होता है जिसे IUD बोलते हैं, एक प्रकार की डिवाइस होती है और इन डिवाइस का नाम है, और ये जो डिवाइस होते हैं ये आयंस रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं, आयंस रिलीज़ करते हैं, जैसे कॉपर टी या कह सकते हो तांबा मोचक। तांबा मोचक में सबसे पहला है कॉपर टी और एक और होता है मल्टीलोड 375। ये कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो मादा के गर्भाशय में फिट कर दिए जाते हैं। जो कॉपर टी होता है ये टी के आकार का होता है। ठीक है, और ये मादा के गर्भाशय में फिट कर दिया जाता है। अब जब शुक्राणु योनि के माध्यम से यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉपर टी है ये कॉपर आयंस का श्रावण करती है। क्या करती है, कॉपर आयंस का श्रावण करती है। अभी देखिए यहाँ पे ये शुक्राणु पहुँच तो रहा है, परंतु जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा ये आयंस रिलीज होंगे, तुरंत जो है ये शुक्राणु निष्क्रिय हो जाएगा। जब शुक्राणु निष्क्रिय हो जाएगा तो यहाँ से अंडाणु बन करके यहाँ पे आ रहे हैं एम्ब्युलरी स्टमक जंक्शन पर, तो यहाँ पे क्या होगा, निषेचन होगा ही नहीं, क्योंकि ये शुक्राणु यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। जब शुक्राणु यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो जायगोट का विकास नहीं होगा, जायगोट का विकास नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, और भ्रूण नहीं बनेगा तो आगे शिशु का जन्म यानी शिशु का विकास नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम परिवार नियोजन की विधियों को अपना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उन महिलाओं के लिए है जो महिला वो नहीं चाहती है कि हम गर्भवती हों परंतु वो हो जाती है। ठीक है, तो वो इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उस विधि का नाम है चिकित्सीय सगर्भता समापन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। शॉर्टकट में MTP, या इसको एबॉर्शन भी बोलते हैं। अभी हमने बताया ये उस महिला के लिए होता है जो महिला नहीं चाहती है कि हम गर्भवती हों परंतु हो जाती। बहुत सारे ऐसे दंपत्ति होते हैं वो चाहते हैं कि हम अभी संतान न उत्पन्न करें फिर भी हो जाता है, यानी कि वो महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं। तो ये विधि उनके लिए है। ठीक है, और ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें डॉक्टर की देखभाल में होता है और इसमें एक वैक्यूम के थ्रू जब ये महिला गर्भवती हो जाती है तो 12 सप्ताह के बाद, यानी कि 12 सप्ताह तक, 12 सप्ताह के बाद कराएंगे तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। 12 सप्ताह तक हम जो है गर्भपात करवा सकते हैं। एबॉर्शन मतलब गर्भपात, यानी कि गर्भ को हम गिरा दें, यानी जो बच्चा पल रहा है कब कर लें, 12 सप्ताह तक। इसके बाद कराएंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो 12 सप्ताह तक इसको वैक्यूम के थ्रू इसको बाहर खींच लिया जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एबॉर्शन। तो ये उस महिला के लिए है या फिर उनके लिए है जो अनचाहा गर्भ या असुरक्षित यौन संबंध या बलात्कार से उत्पन्न कोई गर्भ है ना, तो उस प्रकार से इस जो है हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं और वहाँ पर एबॉर्शन यानी गर्भपात हम करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है उल्ब वेदन। उल्ब वेदन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्ब वेदन, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इसका प्रयोग वहाँ पे करते हैं जैसे कोई मान लीजिए माँ के गर्भ में कोई शिशु पल रहा है तो उसमें कोई आनुवंशिक विकृति तो नहीं है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग हम वहाँ करते हैं। आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। को थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं। ये माता जनन तंत्र है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई महिला गर्भवती हो गई है, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, और उसके पेट में यानी गर्भाशय में कोई बच्चा पल रहा है। ठीक है, कोई बच्चा मान लीजिए उसके गर्भाशय में पल रहा है इस तरीके से। ये शिशु है और ये एमनियोटिक सैक है, इसे जिसके अंदर शिशु पल रहा होता है उसे बोलते हैं एमनियोटिक सैक। और इसके अंदर एक